हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्राची बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड या फैट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिपिड या फैट हम ऐसा पढ़ेंगे आज की कक्षा में कि इससे कोई भी क्वेश्चन, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर लिपिड से क्वेश्चन आ रहा है या फैट से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन लिपिड से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड या फैट, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्दी ही मिल जाएं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, लिपिड या फैट, है ना। तो यह वसा और वसी अम्लों के तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। ठीक है, मतलब लिपिड कैसे बने होते हैं स्टूडेंट, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। तो अब लिपिड की इकाई क्या होगी, वसी अम्ल होगी, है ना। वसी अम्ल होगी लिपिड की इकाई। और लिपिड शब्द किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिपिड शब्द किसने दिया था स्टूडेंट, ब्लूर साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, ब्लूर साइंटिस्ट ने दिया था। फिर नेक्स्ट है लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, किंतु लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। लेकिन अंतर क्या है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1 बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है ना। तो मोनोसेकेराइड है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है स्टूडेंट, 2:1 है। मतलब ये कितना है, 2 है और ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिख रहा है अपने को, 2:1 दिख रहा है। किंतु लिपिड में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, जो कि अब हम इसके सामान्य सूत्र में देखते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र में हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, CnH2nO2, है ना। मतलब कि जो लिपिड का जो लास्ट में O2 का जो होता है नंबर जो आता है वो 2 आता है ना। मतलब O2 कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। और H जो है वो कितना भी हो सकता है ना। H क्या है, N बराबर क्या है, संख्या है ना। मतलब कितनी भी संख्या आ सकती है, जैसे जैसे लिपिड के नाम होंगे वैसी वैसी उसकी संख्या आती जाएगी। तो O कितना होता है, 2। मतलब कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। तो स्टूडेंट, लिपिड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक क्या है, अल्कोहल है, बेंजीन है, ईथर है ना। ये क्या है, कार्बनिक विलायक हैं। तो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, इस तरह घुलनशील होते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं, क्या, वसा। ठीक है, या लिपिड। वसी अम्ल वसा की सबसे सरल संरचना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बन रहे हैं क्या, वसा। तो इसकी सबसे सरल संरचना क्या होगी, जब इसको डिजोल्व करेंगे या घोलेंगे तो सब किस में टूटेगा, वसी अम्ल में टूटेगा और ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो जो वसा की सबसे सरल संरचना होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वसी अम्ल होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में जो ऊर्जा मिलती है उससे 2.5 गुना ज़्यादा मिल रही है ना। तो एक अणु जब टूटेगा वसा का तो उससे 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, मतलब 1 गुना जब वसा टूटेगी तो 2.5 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी पाचन होता है इन बॉडी, है ना। मतलब बॉडी में सबसे ज़्यादा पाचन है, सबसे जल्दी इंस्टेंटली पाचन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। देन किसका होगा, वसा का होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो पाचन होता है किसका होता है स्टूडेंट, प्रोटीन का पाचन होता है। कहने का मतलब ये है कि मेरा जैसे हम लोग खाएंगे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ लेंगे तो उसका पाचन तुरंत ही हो जाएगा, बॉडी के अंदर जाते से ही तुरंत हो जाएगा, या 2-3 घंटे के अंदर हो जाएगा, या 4-5 घंटे के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो वसा का पाचन होता है, ये वसा क्या होती है, संचित रह जाती है, मतलब शरीर के अंदर संचित भोज्य पदार्थ है ना वसा। तो ये बॉडी के अंदर बहुत दिन तक संचित रहेगी। फिर जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना, जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका पाचन होते जाएगा। मतलब कि थोड़े धीरे होता है, किसकी अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। मतलब लेट होता है, जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर वसा का पाचन होता है। और सबसे लास्ट में किसका पाचन होता है स्टूडेंट, प्रोटीन का पाचन होता है। अगर प्रोटीन का पाचन होने लग जाता है शरीर में तो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, ये लिपिड
लिपिड किस किस से बना होता है? हमको तो पता है कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बना होता है लिपिड, किंतु जो वसी अम्ल के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं, और ग्लिसरॉल का कितना अणु होता है? 1 अणु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा पूछता है कि जो लिपिड होता है वसी अम्ल के कितने अणु से बनता है और ग्लिसरॉल के कितने अणु से बनता है। तो जो लिपिड होता है वसी अम्ल के 3 अणु से बनता है और ग्लिसरॉल के 1 अणु से बनता है। क्या? वसी अम्ल, है ना। तो याद रखोगे, वसी अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु, तथा इनके बीच में जो बंध होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एस्टर बंध बोलते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन पढ़ा था, यहाँ देखा था कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बनते हैं तो इसके एस्टर होते हैं, मतलब इनके बीच में कौन सा बंध होता है स्टूडेंट? एस्टर बंध होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो वसा होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, वसा जो होती है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से बनी होती है, या वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। तो वसा शब्द किसने दिया था? ये लिपिड शब्द किसने दिया था स्टूडेंट? ब्लूर साइंटिस्ट ने दिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसका सामान्य फॉर्मूला देखा था, है ना। सामान्य फॉर्मूला में क्या देखा था कि CnH2nO2, है ना, इसका क्या है? सामान्य सूत्र है, ये सामान्य फॉर्मूला है। तो इसमें हम n में कितनी भी संख्या रख सकते हैं कार्बन की, और इसमें कितनी भी संख्या, n मतलब क्या है? संख्या है। जैसे हाइड्रोजन की संख्या 2n में रखते हैं, कार्बन की संख्या n, है ना। तो कार्बन की संख्या n रहती है, मतलब संख्या है ये कार्बन की, 1 2 3 4 5 जितने भी कार्बन होंगे उसकी संख्या होगी, और यहाँ पर 2 होगा, फिर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसकी संख्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर O2 O मतलब 2 ही संख्या में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। और किससे बने होते हैं वसी अम्ल? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, किंतु इसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, किंतु कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं, पता है हमको, है ना। लिपिड क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायक मतलब बेंजीन, अल्कोहल और मतलब ईथर में क्या होते हैं? घुले होते हैं या सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट देखा था कि 2.5 गुना ज़्यादा मिल रही ऊर्जा अपेक्षाकृत किसके? कार्बोहाइड्रेट के। फिर देखा था लिपिड में कितने 3 अणु, मतलब लिपिड जब बन रहा था, ठीक है, तो 3 अणु वसी अम्ल के हो रहे थे और 1 अणु किसका हो रहा था? ग्लिसरॉल का हो रहा था, और इनके बीच में कौन सा बंध पाया जा रहा था स्टूडेंट? एस्टर बंध पाया जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं वसी अम्ल की संरचना देखते हैं। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि लिपिड ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरॉल से और वसी अम्ल से मिलकर बन रहा है। तो अभी हम लोग आगे ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, देन वसी अम्ल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और देखेंगे कि लिपिड कैसे बन रहा है इन दोनों से मिलकर, है ना, कि लिपिड का निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि लिपिड का निर्माण किससे हो रहा है? वसी अम्ल से हो रहा है और ग्लिसरॉल से हो रहा है। तो दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन एस्टर बंध देखेंगे कि कहाँ बन रहा है इनके बीच में एस्टर बंध। तो देखते हैं कि वसी अम्ल में हाइड्रोकार्बन की एक चैन होती है जिसके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने आपको अमीनो अम्ल जब पढ़ाया तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन OH, है ना। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है। मतलब हमने डेफिनेशन में जो लिखा है, एक सिरे पर क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जा रहा है। तो देख लिया हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और स्टूडेंट ये क्या है? ये है एथेन, है ना। क्या है? ये है स्टूडेंट, ये है CH2, ये है CH2, देन ये है CH2 और ये है CH2। ये क्या है? एथेन। देन ये क्या है? मैथिल, है ना। तो ये क्या है? एथिल, और ये क्या है? मैथिल, है ना। तो इसका सामान्य सूत्र अब हम देखते हैं। CH3 भी आ गया है ना लास्ट में। ये क्या है? CH3 है। ठीक है, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी है? 3 है। तो ये CH3 आ गया, मतलब मैथिल आ गया। देन ये क्या है? एथेन, है ना। CH2, है ना। इसकी संख्या कितनी? n, मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, देखा हमने। ये यहाँ पर कितनी, बीच में कितनी भी संख्या हो सकती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? n, और बी लास्ट में क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है यही इसके सामान्य सूत्र का स्ट्रक्चर है। देखा हमने लास्ट में क्या है? मैथिल ग्रुप है, फिर बीच में क्या है? एथिल, फिर लास्ट में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना। तो यही जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, यही स्ट्रक्चर का सामान्य सूत्र ये है। ठीक है, आपको मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दिया, और सामान्य सूत्र भी आप लोग याद रख सकते हैं कि लास्ट में एक सिरे पर क्या पाया जाता है? मैथिल ग्रुप पाया जाता है, और एक सिरे पर क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, और बीच में जो रहती है ये एथिल की संरचना, मतलब वो रहती है ना, श्रृंखला रहती है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि मतलब ग्लिसरॉल से वसी अम्ल को मिलाते हैं और कौन सा बंध बनाते हैं? एस्टर बंध बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट? एक सामान्य सा फॉर्मूला लिखा है मैंने, किसका?
वसी अम्ल का लिखा है। ये किसका फॉर्मूला? वसी अम्ल का। जहाँ आर क्या क्रियात्मक समूह, मतलब यहाँ पर मैथिल एथिल ग्रुप जुड़ सकते हैं ना, और ये क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये क्या है क्रियात्मक समूह, यहाँ पर मैथिल एथिल ग्रुप जुड़ सकते हैं, इसलिए मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया? आर लिख दिया है। ठीक है, मतलब कि यही फॉर्मूला है, इसको मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है कि आर डाल दिया, मतलब आर लिख देते हैं ना हम लोग, क्रियात्मक समूह आर, कि इसमें हम कितने भी कार्बन ऐड कर सकते हैं या कितनी भी मैथिल एथिल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक वसी अम्ल का फॉर्मूला है। अब वसी अम्ल का फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, वसी अम्ल प्लस ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन या ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरॉल को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन भी कहा जाता है ना। तो अब हम इसको जो, ये क्या है इसका, ये किसका फॉर्मूला? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला या ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन का फॉर्मूला है। ग्लिसरॉल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन, है ना। तो कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ये है इसकी, इसमें क्या है? ये कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? H, और ये लास्ट में क्या है? OH, और ये इस तरफ OH और इस तरफ H और इस तरफ H, है ना। तो ये देखिए हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन का सूत्र है ये, या किसका? ग्लिसरॉल का, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखी है? वसी अम्ल लिखी है, और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन लिखी है ना। तो ये जो है इसका आर, है ना, इसका आर प्लस इसका जो OH है लास्ट का, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है देन क्या बनता है? यहाँ पर एस्टर बंध बनता है। हमने अमाइनो एसिड में भी पढ़े थे, है ना। जब अमाइनो एसिड में कौन सा बंध बन रहा था? पेप्टाइड बंध बन रहा था, है ना। अमाइनो एसिड में जब 2 अमीनो अम्ल बन रहे थे तो पेप्टाइड बंध के द्वारा दोनों जुड़ रहे थे, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वसी अम्ल और जो ग्लिसरॉल है ना, यहाँ पर क्या है? ये वसी अम्ल का फॉर्मूला और ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। तो ये दोनों बन रहा है, मतलब दोनों जुड़ रहे हैं, तो क्या मुक्त हो रहा है? मतलब क्या मुक्त हो रहा है? जल मुक्त हो रहा है। जल मुक्त होने के बाद क्या बनता है? यहाँ एस्टर बंध बनता है ना। तो यह स्ट्रक्चर किसका? वसी अम्ल का, मतलब ये लिपिड का, है ना। लिपिड का स्ट्रक्चर बन गया एक, है ना। तो ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? एक लिपिड का स्ट्रक्चर बन गया, एक सामान्य सूत्र बन गया लिपिड का। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को? ये किसका फॉर्मूला? वसी अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये क्या? लिपिड का सामान्य सूत्र है। तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया? एक वसी अम्ल का स्ट्रक्चर बनाया, है ना। इसका सामान्य सूत्र क्या है वसी अम्ल का? CH3, मतलब मैथिल ग्रुप है, देन एथिल, और एथिल में N है ना, नंबर। और ये क्या है? हम मतलब एथिल ग्रुप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैट, है ना। जैसे पॉमिटिक है, स्टेरिकल, अलग अलग कार्बन की संख्या होती है CH2 की, है ना। तो उस अकॉर्डिंग के लगाते हैं यहाँ पर। देन फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वसी अम्ल और ट्राइकार्बोक्सिलिक प्रोपेन या ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं, तो किसका अणु बाहर होता है? जल का अणु बाहर होता है, और यहाँ पर क्या बनता है? एस्टर बंध बनता है, और ये क्या बन गया? हमारा लिपिड बन गया। सो स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, टाइप ऑफ फैटी एसिड में देखते हैं हम लोग संतृप्त फैटी एसिड देखते हैं, और असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड, ये क्या है? सैचुरेटेड, और ये क्या है? अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं? इसमें सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, और अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं? सभी कार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर में, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, देख रहे हैं हम सभी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, मतलब जो एथिल ग्रुप है वो सभी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, मतलब सभी हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? संतृप्त है। मतलब एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, जैसे कि कोई भूखा है ना, भूखा है मतलब असंतृप्त है ना। भूखा है मतलब असंतृप्त है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई, उसको खाना नहीं मिला है तो वो असंतृप्त है ना। तो जब उसको खाना मिल गया, है ना, जब उसको सारे हाइड्रोजन मिल गए तो वो संतृप्त हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर सभी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो वो क्या होगा? संतृप्त होगा, और अगर सभी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े नहीं होंगे तो वो असंतृप्त होगा। देखते हैं अब हम यहाँ स्ट्रक्चर में, देखो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऊपर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी नीचे हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं जुड़ा, इसमें नीचे हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हुआ है, बाकी फिर कंप्लीट है ना। मतलब असंतृप्त वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं सभी कार्बन, और इसमें क्या होते हैं? सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? संतृप्त। और जिसमें सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? असंतृप्त फैटी एसिड कहलाते हैं ना। समझ में आ गया? मतलब कि हमारे पास पूरे हाइड्रोजन है तो हम संतृप्त हैं, सभी कार्बन संतृप्त हैं, और अगर मतलब कुछ में भी अगर हाइड्रोजन नहीं है, कुछ कार्बन में भी अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है तो वो क्या होंगे? असंतृप्त होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये भी, टाइप ऑफ फैटी एसिड। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि जो असंतृप्त में कितना बॉन्ड होता है, असंतृप्त के और संतृप्त के एग्जाम्पल पूछता है हमेशा। ठीक है,
तो कौन से द्रव होते हैं और कौन से ठोस होते हैं, ये सब पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड देखते हैं हम लोग, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मत सोच लेना कि ये डबल बॉन्ड है करके, ठीक है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये भी सिंगल बॉन्ड 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 है, किंतु इसमें क्या देखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये है डबल बॉन्ड, है ना, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये इनके बीच में क्या होता है, कुछ में होता है बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सभी में नहीं, ये यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं या जमे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट, जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं या जमे हुए होते हैं। कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या होते हैं, ठोस या जमे हुए होते हैं, और ये होते हैं कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, है ना, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, फैट तेल वगैरह हो गया जो है ना। तो ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, और ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि असंतृप्त में एग्जाम्पल पूछता है, संतृप्त के एग्जाम्पल पूछता है। तो संतृप्त के एग्जाम्पल क्या है, पॉमिटिक अम्ल है, स्टेरिक अम्ल है, और 2-3 एग्जाम्पल है, एक कैप्रिक अम्ल भी होता है ना, और एक ब्यूटारिक अम्ल भी होता है। तो क्या है, पॉमिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, और क्या है, ब्यूटारिक अम्ल, है ना। तो ये होते हैं, इसके 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, और 1-2 एग्जाम्पल है, लेकिन 4 जो एग्जाम्पल बताया मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है ना। तो पॉमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ब्यूटारिक और कैप्रोइक अम्ल, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है, संतृप्त वसीय अम्ल के। तो क्या होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल की, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सारे कार्बन के साथ क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और क्या होते हैं, ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ठोस होते हैं या जमे हुए होते हैं, जैसे फ्रीजिंग होते हैं, जैसे घी वगैरह हो गया ना, घी है, नारियल का तेल है ना। तो ये क्या होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं कि ठोस कैसे हो रहे हैं, द्रव कैसे हो रहे हैं। जो तेल है, सोयाबीन का तेल वगैरह जो हम देखते हैं, ये द्रव में आ जाता है ना। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, पॉमेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, है ना। तो ये बॉडी के लिए अनावश्यक होते हैं, मतलब बॉडी में इनकी जरूरत नहीं होती, और हानिकारक भी होते हैं और अनावश्यक भी होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, बॉडी के लिए अनावश्यक होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बॉडी के लिए अनावश्यक होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, असंतृप्त में इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, हमने देख लिया था, और ये कमरे के ताप पर क्या हो रहे थे स्टूडेंट, द्रव हो रहे थे, है ना, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ओलिक एसिड, है ना, और क्या, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एचिडोनिक एसिड। इसके भी 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 एग्जांपल और इसके 4 एग्जांपल आप लोगों को पूरे रटे हुए होने चाहिए। तो इसका क्या है, पॉमेटिक, स्टेरिक, कैप्रोइक और क्या है, ब्यूटारिक है। और इसके एग्जांपल क्या है, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक है और लिनोलेनिक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी, लिनोलेइक भी आ रहा है इसी में और लिनोलेनिक भी आ रहा है इसी में, और क्या है, एचिडोनिक एसिड है। तो ये शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और आवश्यक वसीय अम्ल भी कहलाते हैं। क्या है, तो असंतृप्त या आवश्यक वसीय अम्ल, ठीक है, और संतृप्त या अनावश्यक वसीय अम्ल। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या है, असंतृप्त या अनावश्यक और संतृप्त या आवश्यक, संतृप्त या अनावश्यक और असंतृप्त या आवश्यक वसीय अम्ल। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं स्टूडेंट, और इसके आगे हम लोग देखेंगे अभी वसीय अम्ल के प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं लिपिड, क्या ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया है महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, परीक्षा में आते हैं। तो ये कोशिका भित्ति की संरचना में होता है क्या, लिपिड, है ना, कोशिका भित्ति की संरचना होती है, लिपिड की बनी होती है ना। और ये क्या, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, मतलब भोज्य पदार्थ का संचित रूप है ना। लिपिड क्या है, भोज्य पदार्थ का संचित रूप है। बहुत अधिक मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो तुरंत में अगर वो पाचन नहीं होगा तो फिर वो शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगता है फैट के रूप में, है ना। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी के रूप में भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शरीर में इंसुलेशन का कार्य करती है ना। इंसुलेशन का मतलब है तापक्रम, है ना, तापक्रम को मेंटेन करके रखती है। जब सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा ना, सर्दी के दिनों में क्या होता है, फैटी लोग रहते हैं जो, उनको कम ठंड लगती है ना, मतलब शरीर के अंदर, शरीर की जो अंदर की उष्मा को बाहर जाने नहीं देता फैट, है ना। तो
क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है। देन क्या होता है, ये ऊष्मा का कुचालक भी होता है ना, ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक सुचालक तो जानते होगे ना, है ना। तो ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक भी होता है। नेक्स्ट क्या होता है, वसा में विलेय विटामिन एकत्रित करते हैं। वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से होते हैं बच्चों, ए, डी, ई और के, है ना, एडेक, है ना। तो वसा में विलेय विटामिन को एकत्रित करने का काम कौन करता है, वसा करती है ना। वसा में बहुत सारे विटामिन विलेय होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, पेड़ पौधों में वसा क्या किसके रूप में रहती है स्टूडेंट, गैलेक्टोलिपिड के रूप में रहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेड़ पौधों में अगर वसा रह रही है तो किस रूप में रहेगी, गैलेक्टोलिपिड के रूप में रहेगी, गैलेक्टोलिपिड के रूप में संग्रहित रहती है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊन में लिनोलेइक वसा पाई जाती है ना, लिनोलेइक वसा पाई जाती है। और व्हेल मछली में, है ना, व्हेल मछली की वसा को क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं कि ऊन की वसा को लिनोलिक बोलते हैं, और पेड़ पौधों में वसा जो रहती है संग्रहित रहती है गैलेक्टोलिपिड के रूप में रहती है। और जो व्हेल मछली की वसा को क्या बोलते हैं, ब्लबर कहते हैं। और पाइसीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइसीकरण, हाइड्रोजनीकरण, वसा की कमी और रेंसिडिटी, है ना। तो पाइसीकरण क्या होता है स्टूडेंट, बाइल, है ना, जो पित्त रहता है ना, पित्त रस या बाइल जो रहता है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ता है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पाइसीकरण बोलते हैं। जो बाइल होता है ना, है ना, तो जो बाइल होता है जो वसा को क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देता है, जिसको क्या बोलते हैं, पाइशीकरण बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजनीकरण, है ना। तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जब असंतृप्त वसा को, है ना, असंतृप्त वसा जो रहती है, ठीक है, असंतृप्त वसा को संतृप्त बनाना रहता है, ठीक है। तो असंतृप्त वसा को क्या करते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस डाली जाती है। क्या डाली जाती है, हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, तो वो एक संतृप्त वसा में बदल जाती है ना। तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। फिर से एक बार देखते हैं, जो असंतृप्त वसा को हमको संतृप्त वसा में बदलना रहता है ना, तो एक हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा करते हैं ना। तो इसमें क्या होती है, असंतृप्त वसा में क्या करते हैं, निकिल उत्प्रेरक यूज करते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है कि कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं हाइड्रोजनीकरण में, तो क्या करते हैं, निकिल उत्प्रेरक उपयोग करते हैं। और असंतृप्त वसा को क्या करते हैं, संतृप्त वसा में कन्वर्ट करते हैं ना। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करके क्या बनाते हैं, संतृप्त वसा बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, वसा की कमी, है ना। वसा की कमी से एक डर्मेटाइटिस होता है ना, वसा की कमी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डर्मेटाइटिस भी होता है। डर्मेटाइटिस क्या होता है, स्किन संबंधी डिसीज होती है ना। डर में क्या होती है, स्किन होती है ना, डर मतलब स्किन, तो स्किन संबंधी डिसीज या स्किन में स्वेलिंग आ जाएगी, या वसा की कमी से होता है सब, है ना। क्या होता है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, खुरदुरी होने लगती है त्वचा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेंसिडिटी, है ना। तो कुछ वसायुक्त भोज्य पदार्थ होते हैं ना, वसा जिनमें ज़्यादा होती, तो उनमें कुछ समय के बाद अगर वो भोज्य पदार्थों को खुला छोड़ दिया जाए, है ना, किसी कमरे में या कहीं बाहर खुला छोड़ दिया जाए, वातावरण के संपर्क में ला दिया जाए उस भोज्य पदार्थों को, तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, अजीब सी गंध आने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये हमेशा शब्द पूछता है कि ये किससे रिलेटेड शब्द है, तो ये क्या किससे रिलेटेड शब्द है, वसा से रिलेटेड शब्द है रेंसिडिटी, है ना। कि ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें वसा युक्त भोज्य पदार्थ जिसको वातावरण में मतलब वातावरण में खुला छोड़ देने पर एक विशेष प्रकार की गंध आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। ये वसा से रिलेटेड शब्द है, ये कि हाइड्रोजनीकरण, है ना, ये भी वसा से रिलेटेड शब्द है। पाइसीकरण, ये भी वसा से रिलेटेड शब्द है। सब क्या है, वसा से रिलेटेड शब्द है। पाइसीकरण, हाइड्रोजनीकरण, एक सैपोनिफिकेशन भी होता है, साबुनीकरण की प्रक्रिया भी होती है, जो वो भी क्या है, वसा से रिलेटेड है, सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, लिपिड के प्रकार देखेंगे कि जो सिंपल लिपिड। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्या टाइप ऑफ लिपिड, है ना। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल लिपिड स्टूडेंट, सिंपल लिपिड या सरल लिपिड भी कहते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, होमोलिपिड, है ना। क्या बोलते हैं, होमोलिपिड। और नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड, और थर्ड क्या होता है, डेरिवेटिव लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड को क्या बोलते हैं, संयुक्त लिपिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त लिपिड, है ना। और क्या बोलते हैं, हेटेरोलिपिड भी कहते हैं। और डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, व्युत्पन्न लिपिड, है ना। तो आप देखते हैं सिंपल लिपिड क्या होते हैं या होमोलिपिड क्या होते हैं। तो सिंपल लिपिड को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है ना। तो ये क्या होते हैं, सिंपल लिपिड में 2 आते हैं, एक होता है तेल आता है, एक वसा या मोम आता है ना।
तो सिंपल लिपिड में क्या आता है, तेल, वसा और क्या आता है, मोम आता है। एक और क्या आता है, मोम या वैक्स, है ना, मोम या वैक्स आता है। तो जो तेल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि तेल किससे बने होते हैं। तेल किससे बने होते हैं स्टूडेंट, फैटी एसिड से बने होते हैं प्लस एल्कोहल से बने होते हैं। तेल किससे बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। ये क्या है, एफ है मतलब फैटी एसिड है प्लस एल्कोहल, है ना। तो तेल किससे बने होंगे, फैटी एसिड और एल्कोहल से बने होंगे। और जो वसा किससे बने होंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होंगे, है ना। जो सिंपल लिपिड में क्या होता है, सिर्फ फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल होता है। तो जो सिंपल लिपिड का जो टाइप है तेल, जो तेल में होगा क्या होगा, फैटी एसिड होगा और एल्कोहल होगा। और जो वसा में क्या होगा, फैटी एसिड होगा और ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, तो तेल में फैटी एसिड, एल्कोहल, और वसा में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा। हाँ, तो जो तेल होते हैं, ये तेल क्या होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, या कमरे के ताप पर, है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये द्रव होते हैं। और जो वसा होते हैं, ये जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं स्टूडेंट, ठोस होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, नारियल का तेल क्या है, एक वसा है, घी क्या है, एक वसा है। तो ये ठोस होते हैं ना, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर देखा जाए तो ठोस होते हैं ये। ठीक है, जब फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब ये क्या हो जाते हैं, द्रव बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं। देखा होगा आपने, जमा हुआ रहता है क्या, घी जमा हुआ रहता है, नारियल का तेल जो जमा हुआ रहता है, ठोस फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये क्या होते हैं, तेल कमरे के ताप पर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये होते हैं द्रव। और जो वसा होते हैं कमरे के ताप या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एग्जाम्पल, क्या सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, जो नॉर्मल देखते हैं रिफाइंड ऑयल है ना, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये जमते थोड़ी ना है ना, कभी जमते देखा है तेल को, सोयाबीन के तेल को या सरसों का तेल को, नहीं जमते ना। तो ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है, और ये क्या है, कमरे के ताप पर ठोस है। नारियल का तेल हमेशा जमता है, घी हमेशा जमता है। तो ये है ना, तो तेल क्या होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा होते हैं ना, तेल में क्या होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं स्टूडेंट, आवश्यक वसीय अम्ल भी कहलाते हैं ना, मतलब ये बॉडी के लिए आवश्यक भी होते हैं, है ना, मतलब इनको खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन संतृप्त वसीय अम्ल क्या कहलाते हैं, वसा, वसा क्या है, एक संतृप्त वसीय अम्ल है। तो ये थोड़े नुकसानदायक भी होते हैं बॉडी के लिए, है ना, क्या होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये क्या होते हैं, आवश्यक या लाभदायक होते हैं, ये क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं या अनावश्यक होते हैं ना। आगे आप लोगों को समझ। तो ये क्या है, तेल असंतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा होते हैं और वसा में क्या होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड या हेटेरोलिपिड, है ना। तो जो संयुक्त हैं, इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो पाया ही जाएगा, इसके अलावा अन्य समूह भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन समूह पाया जाएगा, फास्फोरस समूह पाया जाएगा, या अन्य समूह जैसे प्रोटीन के कुछ समूह होंगे या कार्बोहाइड्रेट के कुछ समूह होंगे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको संयुक्त या कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं या हेटेरोलिपिड कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। देखा था हमने सिंपल लिपिड में केवल फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या फैटी एसिड या एल्कोहल से बन रहे थे, क्या, सिंपल लिपिड। लेकिन संयुक्त लिपिड में क्या है, फैटी एसिड, एल्कोहल तो है ही है, ठीक है, साथ में क्या है, अन्य समूह भी है, जैसे प्रोटीन है, फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट है और नाइट्रोजन, क्षार वगैरह आ जाते हैं ना। तो क्या है, और भी समूह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट के क्या देखते हैं, फॉस्फोलिपिड, है ना। अब फॉस्फोलिपिड है तो इसमें फैटी एसिड तो प्रेजेंट होगा प्लस ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या होगा स्टूडेंट, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, और फिर क्या होगा, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होगा, ठीक है, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेसिथिन, है ना। लेसिथिन कहाँ पाया जाता है, अंडा, दूध और यकृत में पाया जाता है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है, क्या है, फॉस्फोलिपिड है, मतलब एक वसा है लेसिथिन। जो यकृत में जो वसा होती है ना, या यकृत में जो वसा होती है वो होती है क्या, लेसिथिन, अंडा में लेसिथिन और दूध में लेसिथिन, है ना। ये लेसिथिन कहाँ कहाँ होता है, अंडा, दूध और यकृत में होता है। और एक और फैट है सिफेलिन्स, है ना, जो ब्रेन में फैट होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स फैट या हेटेरोलिपिड होता है वो क्या होता है, सिफेलिन्स होता है, जो कि ब्रेन में होता है ना। और क्या है, ग्लाइकोलिपिड, है ना। ग्लाइकोलिपिड क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का समूह होता है ना। ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का समूह होगा, ठीक है। लिपोप्रोटीन है ना, इसमें फैट का समूह होगा।
तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स या हेटेरोलिपिड है, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, डेरिवेटिव है ना, या व्युत्पन्न लिपिड। तो डेरिवेटिव है मतलब व्युत्पन्न है, तो इन दोनों से उत्पन्न होंगे, कॉम्प्लेक्स लिपिड से और सिंपल लिपिड से उत्पन्न होंगे। तो डेरिवेटिव व्युत्पन्न में कौन कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं स्टूडेंट, सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड से बने होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है और स्टेरॉइड है। क्या है इसका एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड है। अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ देखते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखते हैं। तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला क्या है, C27H45 पर OH है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछता है ना। क्या है, C25H45 पर OH है ना। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो जंतुओं में जो स्टेरॉइड होता है ना, एक होता है स्टेरॉइड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड एक ही चीज़ है, जो जंतुओं में पाया जाएगा स्टेरॉइड, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे है ना। तो अगर ये स्टेरॉइड है ना, अगर ये स्टेरॉइड अगर जंतुओं में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, अगर जंतुओं में पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे है ना। जंतुओं का जो स्टेरॉइड उसको बोलेंगे क्या, कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। और कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बोलते हैं आजकल बहुत है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो जो धमनियों की दीवारों में है ना, कोलेस्ट्रॉल ये धमनियों की दीवारों में या गुहाओं में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है आंतरिक स्तर पर, जिसके कारण क्या होता है, BP बढ़ने लगता है बोलते हैं ना। तो जिसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसे कि ये हृदय, ये है धमनियाँ है, समझ लो है ना। तो धमनियों की जो आंतरिक दीवार है ना, ये जो है क्या, आंतरिक दीवार है धमनियों की। तो यहाँ पर क्या इकट्ठा होने लगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगेगा। आप लोगों ने बहुत सुना है कि आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो वो क्यों आते हैं कि धमनियों की दीवारों में क्या इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, रक्त का दाब जो है वो बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या आता है, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण इसीलिए हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण BP बढ़ जाता है। और अगर BP बढ़ गया तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा है ना। तो जंतुओं में जो स्टेरॉइड होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है कुछ हार्मोन्स का भी मतलब संश्लेषण करता है ना, जो ह्यूमन बॉडी में कुछ हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि जो स्टेरॉइड युक्त हार्मोन्स कौन से होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है ना। प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, और क्या है, तो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन का संश्लेषण कौन करता है, स्टेरॉइड करता है। आप लोग पढ़ोगे है ना एग्जाम में अभी, या फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या हार्मोनल एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो स्टेरॉइड युक्त हार्मोन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेरॉइड युक्त हार्मोन्स, मतलब ये स्टेरॉइड ही इन हार्मोन्स का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं ना। तो और क्या बच गया हमारा, स्टेरॉइड है ना। जो पादपों में क्या रहता है, स्टेरॉइड रहता है ना। पादपों में जो संचित वसा जो रहती है वो किसके रूप में रहती है, स्टेरॉइड के रूप में रहती है। तो ये किस में रहती है, पादपों में। और जंतुओं में क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये क्या, स्टेरॉइड किस में कहते हैं, पादपों में कहते हैं। अब इसका सोर्स है कुछ नेचुरली रूप से भी, या पादपों में देखा गया है इसको। तो पादपों में जो स्रोत है स्टेरॉइड का, एक डिजिटेलिस परप्यूरा करके एक प्लांट होता है, क्या, डिजिटेलिस, इंग्लिश से लिख देती हूँ, ठीक है। डिजिटेलिस परप्यूरिया करके एक प्लांट होता है जो स्टेरॉइड प्लांट है ना, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे प्लांट के नाम दे देगा। तो जो डिजिटेलिस परप्यूरिया प्लांट है वो एक स्टेरॉइड का सोर्स है ना। तो जंतुओं में स्टेरॉइड को क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल से या स्टेरॉइड से कुछ हार्मोन्स भी संश्लेषित होते हैं या सिंथेसिस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। और स्टेरॉइड का स्रोत क्या है, अगर प्लांट में देखा जाए तो डिजिटेलिस परप्यूरिया जो है ये एक स्टेरॉइड वाला प्लांट है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छा सा फैट पढ़ा है हमने है ना, काफ़ी अच्छा सा लिपिड पढ़ा है। आप लोगों ने देखा मैंने इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा बताया था, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बताया था फैट का है ना।
और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। संतृप्त वसीय अम्ल देखा था, मतलब वसीय अम्ल का क्लासिफिकेशन देखा था, असंतृप्त वसीय अम्ल देखा था। देन फिर क्या देखा था, लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा है हम लोगों ने। लिपिड का क्लासिफिकेशन में देखा है सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड। तो मैंने इतना अच्छा आपको लिपिड पढ़ाया है कि आप, मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप लोग खुद ही वीडियो देख करके समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इतना अच्छा कंटेंट दिया है आप लोगों को, तो इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप एक बार पढ़िए। और स्टूडेंट, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, चाहे आप कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपके वो नोट्स इस टाइप से रेडी होना चाहिए कि वो नोट्स को आप एक बार देख लिए तो आपको पूरी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उन्हीं नोट्स को बार बार रीड करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं, ढेर भर से नोट्स बना लिया है आपने, और फिर मतलब एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये पढ़ें या वो पढ़ें। तो आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसी नोट्स को बार बार रीड करना है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपका मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो एलिमिनेट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना, जितना आपने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं फिर उसके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और देखेंगे कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।